राजस्थान की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान का परिचय जोहर से दिया है और राजस्थान के वीरों ने अपनी वफादारी का परिचय रण के अंदर केसरिया साफा बांध करके दिया है। तो यहाँ पर इस देश की धरती पर गद्दार कैसे पैदा हो सकते हैं, ये जो बातें चल रही हैं वो चल रही है बीएसपी के सांसद रामजी लाल के द्वारा एक बयान दिया गया था। मैं अभी आपको बयान बताता हूँ, बयान के बाद मैं आपको एक एक बातें बताने वाला हूँ कि इस किस तरीके से हैं वो ऐसे जो लोग हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, कैसे इतिहास के अंदर किस तरीके से क्या कुछ हुआ था, सारा जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था, सबसे पहले वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम यानी हिंदू गद्दार राणा सांघा की औलाद है। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं तो राणा सांघा की क्यों नहीं। बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। ये जो बयान दिया गया है ना, ये जो बयान दिया गया है वो दिया गया है बीएसपी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा। इनका ये कहना है कि यदि मुसलमानों को तुम बाबर की औलाद से कंपेयर करवाते हो तो हिंदू है यानी जो सनातन है वो किसकी है, गद्दार राणा सांघा की है। दरअसल में रामजी लाल मीणा को इतिहास क्या है ये पता ही नहीं है। अगर इनको इतिहास पता होता तो यह भी पता होता कि उत्तर भारत के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर किसी राजा के अंदर हिम्मत थी कि पूरे के पूरे राजाओं को एक छत के नीचे खड़ा कर सके तो वो था राणा सांघा। राणा सांघा ने जब दिल्ली जीतने का सोचा तो राणा सांघा ने पूरे मेवाड़ के राजाओं को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया था। ये था राणा सांघा का दबदबा। आखिर रामजी लाल सुमन ने ये जो बयान दिया है सदन के अंदर, ये इस बात का फायदा उठाते भी दिया है क्योंकि सदन के अंदर ये लोग सुरक्षित होते हैं। इसके अंदर पूरा सदन ही चर्चा करता है। बयान के अंदर, सदन के अंदर जो भी बयान दिए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो पूरा सदन होता है वो चर्चा कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर सांसद है वो सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इन्होंने अपना बयान दे दिया होगा। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि राणा सांघा कौन है, क्योंकि इन्होंने वही सुना है, इन्होंने इतिहास सुना है किससे, व्हाट्सएप के स्टेटस से और फेसबुक की शॉर्ट्स से, ठीक है। तो इनको कहाँ पता होगा इतिहास। इतिहास उठा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि विदेशों ने जितने भी विदेशी थे उन्होंने हम पर राज किया है, जैसे चाहे मुगल हो, चाहे इंग्लिशस्तानी हो या अंग्रेज हो, ठीक है। तो उन्होंने राज किया सिर्फ किस तरीके से, धार्मिक अलगाव पैदा करके, जात पात धर्म पर लड़ा करके और ऐसी दुर्भावना भाई भाई को लड़ा करके उन्होंने है वो ये किया है, ठीक है। और ठीक धीरे धीरे ऐसे यही पद्धति किसने अपनाई थी, बाबर ने अपनाई थी। और बाबर है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी रहा था, ठीक है। तो ये जो इतिहास जो लिखा गया है विदेशियों के द्वारा, उनको हम तोड़ मरोड़ करके, ये जो राजनीतिक है अपनी राजनीति चलाने के लिए या अपने सांप्रदायिक दंगे पैदा करने के लिए जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। मैं आपको बताता हूं पूरी डिटेल राणा सांघा के बारे में। राणा सांघा ने सबसे पहले 1517 के अंदर एक खातोली का युद्ध हुआ था। और खातोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये जो खातोली का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1517 के अंदर राणा सांघा वर्सेस लोधी, ठीक है। तो राणा सांघा और लोधी के बीच में युद्ध जो हुआ था, इसके अंदर राणा सांघा क्या रहा था, विजित रहा था यानी विनर रहा था, ठीक है। यहाँ पर इतनी भयंकर तरीके से मारकाट मचाई गई थी कि बाबर के सैनिकों को पता चला कि 1517 के अंदर लोधी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। तो बाबर के सैनिकों ने ये युद्ध लड़ने से मना कर दिया कि हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब 1527-28 के अंदर दो युद्ध हुए थे। एक तो बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है, एक तो बयाना का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में कम से कम 10 से 11 साल का जो डिफरेंस है वो रहा था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 7 या 8 सालों के अंदर बाबर ने अपनी पद्धति को बदल दिया। बाबर ने क्या कहा कि ये जो युद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए युद्ध नहीं है, ये जो युद्ध रहेगा वो क्या रहेगा, धर्म का युद्ध रहेगा। और इस युद्ध को नाम दिया था जिहाद का युद्ध, ठीक है। यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के सैनिकों के अंदर इस प्रकार की बातें फैलाएगी कि ये जो युद्ध है वो किसका है, जिहाद का युद्ध है, मुस्लिमों के लिए किया गया युद्ध है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि राणा सांघा ने ये सुना कि ये युद्ध है वो धर्म, यानी इस युद्ध को नाम दिया गया है जिहाद का। तो क्या हुआ,
ये जो राणा सांगा थे, इन्होंने भी अपने आप को क्या बोला, हिंदूपति, या इस युद्ध को नाम दिया अपने धर्म का युद्ध, यानी सनातन के लिए युद्ध। ठीक है, ये जो युद्ध लिया गया था सनातन के लिए किया गया था, और ये जिहाद के नाम पर है वो लड़ रहे थे। लेकिन इसी वजह से राणा सांगा नहीं हारे थे खानवा के युद्ध में। राणा सांगा के टाइम में क्या हुआ था, एक इनकी पद्धति चलती थी तुगलुमा पद्धति। ठीक है, और उस पद्धति के अंदर बाबर जो लेके आया था सबसे पहले राजस्थान के अंदर, सबसे पहले राजस्थान की धरती पर जो तोपों का युद्ध और तोपों और बारूदों के साथ, ये जो पहला युद्ध था वो किसके साथ लड़ा गया था, तोपों और बारूदों के साथ लड़ा गया था। इसके अंदर राजस्थान के जो राजपूत हैं उनको ये पता नहीं था कि तोप और बारूद भी होते हैं, वो गए थे सिर्फ और सिर्फ सीधा युद्ध लड़ने के लिए। तो इस पद्धति के कारण है बाबर से राणा सांगा है वो हार गए थे। इस युद्ध के अंदर बताते हैं राणा सांगा को पूरे 80 घाव लगे थे। ठीक है, ये बताते हैं इतिहासकार। अब कुछ तो जो इतिहासकार होते हैं, यदि उन्होंने युद्ध जीता हो तो वो क्या करते हैं, अपने ही राजा को ज़्यादा बढ़िया बताने के लिए इतिहास को कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। तो ये वो पहली पद्धति थी जिसके अंदर राणा सांगा है वो बाबर से हार गए थे। ठीक है, तो इस पद्धति के अंदर राणा सांगा है वो बाबर की इस पद्धति से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगर उनको पता होता कि इस तरीके से युद्ध किए जाते हैं, ये जो पद्धति ही तोपें और बारूदों वाली पता होता तो ये ऐसा नहीं होता। लेकिन जितने भी पुराने विदेशी हैं उन्होंने अगर राजपूतों को जीता है तो छल के साथ जीता है, कोई सीधा टक्कर है वो नहीं दे पाया है। तो ये जो फिलहाल सुमन को ये पता होना चाहिए कि अगर देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ होता तो आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बहुतायत या फिर सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर हिंदू है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो मुसलमान होते। राणा सांगा एक ऐसा आदमी था जो पूरे के पूरे हिंदू राजाओं को, पूरे के पूरे मेवाड़ के राजाओं को एक साथ इकट्ठा कर सकता था। दिल्ली को जीतने के लिए उसने मेवाड़ के सभी राजाओं को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। तो ये थी राणा सांगा की हिम्मत। सवाल यह है कि इतिहास को सब अपनी सहूलियत और अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमें ये सोच समझकर बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हमें जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कई लाख लोग हैं हमारे पीछे जिन्होंने हमें नेता चुन करके भेजा है। बेहतर यही होगा कि देश की एकता और अखंडता को बनाया जाने के लिए इस तरीके के बयानों से हमें दूर रहना चाहिए। बहरहाल छोड़ते हैं इस मैटर को, जैसा हुआ होगा वो सभी को पता चल गया होगा। इसके अलावा जो भी एनडीए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन बेस स्टार्ट हो चुका है। आप दिए गए नंबर पर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।